हेलो क्लास। सो लास्ट क्लास में हमने बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम में एनर्जी लेवल डायग्राम को स्टडी कर लिया था। आज की क्लास में हम एनर्जी लेवल डायग्राम को ही आगे कंटिन्यू करेंगे एंड लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम को समझने की कोशिश करेंगे। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। जब रूम टेम्परेचर पे अगर हमने अपने एटम को रख रखा है तो ज्यादातर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं एटम के, हाइड्रोजन एटम में मेनली हम बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन के पास हम जानते हैं कि एक ही इलेक्ट्रॉन होता है जो ग्राउंड स्टेट पे होता है। ग्राउंड स्टेट का मतलब n=1 स्टेट में होता है। एक एटम के पास इन्फिनाइट स्टेट्स होते हैं जो क्या होते हैं, खाली होते हैं। अगर n की वैल्यू इंक्रीज हो जाए 2, 3, 4 कुछ भी हो जाए तो इसका मतलब ये कि इलेक्ट्रॉन अपनी एक्साइटेड स्टेट में पहुंच चुका है। द इलेक्ट्रॉन कैन देन फॉल बैक, और इलेक्ट्रॉन फिर क्या कर सकता है, एक्साइटेड स्टेट से फिर से ग्राउंड स्टेट पे फॉल बैक हो सकता है। और इस प्रोसेस में क्या करेगा, वो h न्यू एनर्जी को एमिट करेगा। ठीक है, मतलब n=1 है, 2 है, 3 है, तो 3 से पहले 2 पे आएगा h न्यू एनर्जी एमिट करके, फिर 2 से n=1 पे आएगा h न्यू एनर्जी को एमिट करके। हर एक बार में h न्यू एनर्जी ही एमिट करता है, इसलिए हमने फॉर्मूला लिखा था h न्यू EI - EF। ओके, आगे चलते हैं। द एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर हाइड्रोजन शो द प्रिंसिपल ऑफ क्वांटम नंबर एंड देयर करस्पॉन्डिंग एनर्जीज। तो जो एनर्जी लेवल डायग्राम जो हमने पढ़ा था वो शो करता है प्रिंसिपल ऑफ क्वांटम नंबर और उससे रिलेटेड एनर्जी की, एनर्जी कैसे एन पे डिपेंड करती है। द हाईएस्ट एनर्जी स्टेट करस्पॉन्ड टू n=n इन्फिनाइट। जो हाईएस्ट एनर्जी स्टेट होगी वो n=इन्फिनाइट पे डिपेंड करेगी, जहां पर एनर्जी की वैल्यू 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होगी। द एनर्जी ऑफ द एक्साइटिंग स्टेट कम क्लोजर एंड टुगेदर एज n इंक्रीज। और हमने देखा कि n=1 पे और n=2 पे बहुत ज्यादा गैप है, n=3 पे और गैप कम हो गया, एंड उससे और क्लोज आते जाए तो गैप्स भी क्या होते जाएंगे, क्लोज आते जाएंगे, और एक टाइम पे हमें हर चीज एकदम से कंटिन्यूअस दिखाई देने लग जाएगी। तो जैसे जैसे n इंक्रीज हो रहा है एनर्जी गैप्स क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू द थर्ड पोस्टुलेट ऑफ द बोहर मॉडल, when an atom make a transition from higher energy state with quantum number ni to a lower energy state with a quantum number nf, जहां पर ni बड़ा नंबर है then nf, the difference of the energy carried, और एनर्जी डिफरेंस इसके इक्वल हो जाएगा, जहां पर न्यू IF क्या है, न्यू I माइनस न्यू फाइनल। ओके, और ENI क्या है, ENI विल बी दी एनर्जी ऑफ Ni, मतलब -13.6 डिवाइडेड बाय Ni स्क्वायर प्लस 13.6 डिवाइडेड बाय NF स्क्वायर। ओके, H न्यू IF, ये फॉर्मूले थे। ओके, since both NF and Ni are the integer, this immediately show that the transition between different atomic level light is radiated in various discrete frequency। जैसे कि हम जानते हैं कि NF and Ni क्या है, इंटीजर होते हैं, कोई रियल नंबर नहीं है, रेशनल नंबर नहीं है, इंटीजर है। तो इंटीजर होने की वजह से ही इंटीजर 1, 2, -1, -2 उसके बीच के नंबर्स गायब हैं। तो इसका मतलब ये शो करता है कि लाइट जो है वो उसके पास डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी होती है, कंटिन्यूअस नहीं होती है। लाइट रेडिएट करता है किसमें, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसीज में। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमें मिली है। अब ये देखते हैं हम एनर्जी लेवल डायग्राम। ठीक है, हमने देखा कि जैसे जैसे ऊपर जाते रहते हैं लाइंस क्या होती रहती है, पास आती जाती है। अगर लाइन जो हमने फॉर्मूले पढ़े थे 1/λ = R डिवाइडेड बाय 1/Ni स्क्वायर माइनस 1/NF स्क्वायर माइनस 1/Ni स्क्वायर, अगर ये फॉर्मूला है
एंड अगर फाइनल स्टेट हमारी 1 है, ठीक है, सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन है वो हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट आ रहे हैं, एंड फाइनल स्टेट n इक्वल टू 1 है, तो जो सीरीज हमें मिल रही है वो लाइमन सीरीज मिल रही है। n इक्वल टू 2 में पहुंच रहे हैं तो बाल्मर मिल रही है, देन पाश्चन, ब्रैकेट, फिर उसके बाद पी फंड मिलने लग जाते हैं, एंड उसके बाद भी सीरीज मिल रही होती है, बट जो एटॉमिक लाइंस होती है वो इतनी ज्यादा क्लोज हो जाती है, बहुत क्लोज हो जाती है कि कोई सीरीज को उतना समझ नहीं पाता है, बिकॉज चीजें लाइंस कंटिन्यूअस हो जाती है। एंड बिकॉज यहाँ से 2 से लेकर 1 तक आने में आप देख रहे हो कितना बड़ा एनर्जी डिफरेंस उसको पास करना पड़ता है, तो लाइमन सीरीज पे जो लाइंस बनती हैं जो वो होती है अल्ट्रावायलेट रीजन में होती है। बाल्मर में कौन सा रीजन होता है? विजिबल। एंड पाश्चन एंड ब्रैकेट में हमें मिलता है इंफ्रारेड रीजन। तो ये जो बोहर मॉडल में जितनी भी कैलकुलेशन हुई उसने एटॉमिक स्पेक्ट्रल को भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, उसने रदरफोर्ड मॉडल को भी इनकॉर्पोरेट किया, लाइन स्पेक्ट्रम को बहुत अच्छे से समझा पा रहे हैं। तो इसका मतलब ये कि जो बोहर मॉडल है वो बहुत ज्यादा ही करेक्ट है, बिकॉज वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। तो वो 3 पोस्टुलेट पे बोहर मॉडल वर्क करता है, स्टेशनरी स्टेट, एंगुलर मोमेंटम एंड इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। The various lines in the atomic spectra are produced when electrons jump from higher energy state to a lower energy state and photons are emitted. तो जो लाइन हम देख रहे थे स्पेक्ट्रम की वो एक्चुअली में कैसे बन रही थी? जब इलेक्ट्रॉन हायर से एक एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में आता है एंड इलेक्ट्रॉन को एमिट करते हैं। तो ये क्या रेडिएशन को एमिट करते हैं, तो इस एमिटेड रेडिएशन को बोलते हैं हम एमिशन लाइन। वहां पर हमने एब्जॉर्प्शन लाइन के बारे में पढ़ा था, बिकॉज उसमें क्या कर रहे थे? एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे थे। बट व्हेन एन एटम एब्जॉर्ब अ फोटोन दैट हैज प्रिसाइसली द सेम एनर्जी नीडेड by the electron in a lower energy state to make a transition from higher energy state, then this process is called absorption. अब मान लीजिए यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, जो ग्राउंड स्टेट पर है, n इक्वल टू 1 स्टेट पे है, इसको स्टेट से स्टेट में जाना है। अगर हमने एनर्जी प्रोवाइड करी ग्रेटर देन h न्यू, तब क्या होगा? वो इस स्टेट में नहीं जाएगा, उसके ऊपर वाली स्टेट में चला जाएगा। एंड अगर हमने एनर्जी प्रोवाइड करी लेस देन h न्यू, तो ट्रांजिशन करेगा ही नहीं। ये इलेक्ट्रॉन तभी ट्रांजिशन करेगा जब इसको एनर्जी मिल रही होगी h न्यू। इसी एनर्जी पे ये इलेक्ट्रॉन एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे जंप करेगा, उससे पहले ये इलेक्ट्रॉन जंप नहीं करेगा। तो जब इसको ये h न्यू एनर्जी प्रोवाइड कर दी गई एंड ये इसने ट्रांजिशन कर दिया, तो इस प्रोसेस को कहेंगे एब्जॉर्प्शन, बिकॉज इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है। ओके, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? एब्जॉर्प्शन। Thus, a photon with a continuous range of frequency pass through a rarefied gas and then are analyzed with the spectrometer. A series of dark spectral line absorption line appear in the continuous spectrum. अब यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि जो हमने स्पेक्ट्रल लाइंस देखी थी उसमें डार्क लाइंस क्यों दिख रही थी। अगर कोई फोटोन है जिसके पास बहुत ज्यादा रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी है एंड उसको हमने क्या किया? गैस में पास कराया, एंड जब स्पेक्ट्रोमीटर से हम देख रहे होंगे ये, तो ये जो ब्लैक लाइंस दिखती है, ये ब्लैक लाइन तब दिखती है जब एब्जॉर्प्शन हो रहा होता है। अगर हम किसी गैस में बहुत बड़ी वैरायटी में हम फ्रीक्वेंसी पास करेंगे तो कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी ऐसे निकलेगी जिसको इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा एंड हायर स्टेट में पहुंच जाएगा। इसलिए हमें लाइंस में क्या दिख रहा था? डार्क लाइंस दिख रही थी। ओके, क्योंकि वहां पर क्या हो रहा था? एब्जॉर्प्शन हो रहा था। इस टाइप का स्पेक्ट्रम हमें दिख रहा होता है। डार्क लाइन एब्जॉर्प्शन को दिखाता है एंड जो ब्राइट लाइंस होती है वो एमिशन को शो करता है। The explanation of hydrogen atom spectrum provided by the Bohr model was brilliant achievement. बोहर मॉडल ने जो हाइड्रोजन एटम को एक्सप्लेन किया था क्वांटम थ्योरी की हेल्प लेके, वो बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। कोई भी इसको वो नहीं कर सकता था,
इसमें गलती नहीं निकाल सकता था, और इस चीज के लिए बोहर को नोबेल प्राइज भी दिया गया था फिजिक्स में 1922 में। वन of all the postulate Bohr made in his model of atom, perhaps the most puzzling is his second postulate. हमने अभी तक सेकंड पोस्टुलेट के बारे में उतना बात नहीं किया है, ठीक है। बोहर ने क्या किया, उनने बता दिया कि एंगुलर मोमेंटम NH/2π के इक्वल होना चाहिए, जहां पर n की वैल्यू कोई भी इंटीजर हो सकती है। बट बोहर ने इस चीज का एक्सप्लेनेशन सही से नहीं दे पाए कि उनने कहां से ले आए कि H/2π का ही मल्टीपल होना चाहिए। तो इस H/2π की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक साइंटिस्ट जिसका नाम डी ब्रोगली था, उनने क्या किया, 10 साल के बाद एक बोहर मॉडल में एक चीज प्रपोज करी, एक्स्ट्रा चीज प्रपोज करी। एंड वो क्या प्रपोज किया, डी ब्रोगली ने डेविसन एंड जर्मन नाम के 2 साइंटिस्ट के एक एक्सपेरिमेंट को स्टडी किया। एंड डी ब्रोगली ने आर्ग्यू किया कि जो इलेक्ट्रॉन है जो सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, उसका नेचर हमें पार्टिकल कंसीडर करना चाहिए। वो रिवॉल्व कर रहा है एंड इलेक्ट्रॉन क्योंकि एक सब एटॉमिक पार्टिकल है तो वो पार्टिकल होना चाहिए। बट डी ब्रोगली ने हमें ये भी बताया था कि हर एक पार्टिकल के साथ एक वेव एसोसिएटेड होती है, तो इलेक्ट्रॉन के पास भी एक वेव एसोसिएटेड होगी, जो एंड ये वेव एक स्टैंडिंग वेव फॉर्म कर रही होगी। हमने 11th क्लास में स्टैंडिंग वेव पढ़ा था, ठीक है। तो एक ये जो इलेक्ट्रॉन की वेव है वो एक स्टैंडिंग वेव क्या कर रही होगी, फॉर्म कर रही होगी, जो एक स्ट्रिंग में रिवॉल्व कर रही होगी। एंड अगर स्टैंडिंग वेव के नोड्स और एंटी नोड्स के बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट करके अगर हम वेवलेंथ कैलकुलेट करें तो n लैम्डा 2πr के इक्वल आ रहा था, ओके। एंड n की अगर दूसरी वैल्यू पे हम डालें तो लैम्डा की हमें डिफरेंट वैल्यूज मिल रही थी। एंड लैम्डा की जब वैल्यू को हमने कैलकुलेट किया तो हमें यहाँ पर v की वैल्यू अगर हम डालें तो जो एंगुलर मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम जो कि mvr के इक्वल होता है, वो NH/2π के इक्वल आया। तो ये जो कैलकुलेशन थी एंगुलर मोमेंटम की NH/2π, ये एक्चुअली में बोहर ने नहीं एक्सप्लेन करी, ये डी ब्रोगली ने एक्सप्लेनेशन दी। एंड ये एक्सप्लेनेशन इस बेसिस में दी कि इलेक्ट्रॉन को हम पार्टिकल की जगह अगर वेव की तरह देखा जाए तो वेव क्या करेगा, एक स्टैंडिंग वेव फॉर्म कर रहा होगा। एंड वो स्टैंडिंग वेव का अगर हमने लैम्डा के साथ रिलेशन निकाला तो वो 2πrn के इक्वल आ रहा था। एंड डी ब्रोगली ने अपनी इक्वेशन लैम्डा इक्वल्स टू NH/p में पुट किया, n की मल्टीप्लाई करके, तो हमें एंगुलर मोमेंटम निकल के आ गया। तो ये जो एक्सप्लेनेशन था ये डी ब्रोगली ने दिया था। तो सेकंड पोस्टुलेट का एक्सप्लेनेशन एक्चुअली में डी ब्रोगली देते हैं, ओके। तो ये था कैलकुलेशन कि हमारे पास n लैम्डा इक्वल आ रहा है 2πrn के, ओके। एंड लैम्डा इक्वल होता है h/mv के, ठीक है। n की मल्टीप्लाई बोथ साइड कर लेते हैं तो n लैम्डा इक्वल हो जाएगा NH/mvn, ओके। अब हम क्या कर रहे हैं, n लैम्डा की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2πr है, तो n लैम्डा की वैल्यू हम डाल देते हैं 2πrn। 2π को इस साइड लेके आते हैं, mv को इस साइड लेके आते हैं, NH/2π इक्वल हो जा रहा है mvn/rn, और ये ही फॉर्मूला होता है एंगुलर मोमेंटम का। एंगुलर मोमेंटम एक्चुअली में निकल के आया NH/2π। तो इसका एक्सप्लेनेशन एक्चुअली में डी ब्रोगली ने दिया था। तो डी ब्रोगली ने बोहर के सेकंड पोस्टुलेट को सही से एक्सप्लेन कर दिया कि एंगुलर मोमेंटम NH/2π की इक्वल क्यों आया है, एंड वो इलेक्ट्रॉन की वेव प्रॉपर्टी से निकल के आया है। द क्वांटाइज्ड इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट, ये जो फॉर्मूला है L इक्वल्स टू NH/2π, ये शो कर रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिट है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ NH/2π है। एंड किसी भी चीज का इंटीग्रल मल्टीपल वो क्वांटाइजेशन हो जाता है, तो इसको हम बोलते हैं क्वांटाइज्ड इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट।
The quantized electron orbit and energy state are due to wave nature of electron. डी ब्रोगली एक्सप्लेन करते हैं कि ये जो क्वांटाइज इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट है एंड एनर्जी स्टेट है वो इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर की वजह से हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक स्टैंडिंग वेव को फॉर्म कर रहा है. ओके. बोहर मॉडल इन्वॉल्विंग क्लासिकल ट्राजेक्टरी पिक्चर करेक्टली प्रिडिक्ट द ग्रॉस फीचर ऑफ हाइड्रोजेनिक एटम. जो बोहर का मॉडल था, जो इस चीज से मिलके बना था, न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, इसने बहुत सारी अच्छी प्रिडिक्शन करी, बट इसकी कुछ लिमिटेशन भी है एंड लिमिटेशंस जानना जरूरी होता है. तो उसकी कुछ लिमिटेशन है. पहला लिमिटेशन ये है कि जो बोहर का मॉडल है वो हाइड्रोजन या हाइड्रोजन जैसे एटम पे ही एप्लीकेबल है. अगर हम बोहर के मॉडल को हीलियम एटम पे डिस्कस करना शुरू कर दे तो वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाता है. एक्सपेरिमेंट के साथ उसकी एक्सप्लेनेशन मैच नहीं करती है. द एनालिसिस ऑफ एटम विथ मोर देन वन इलेक्ट्रॉन. जिन एटम के पास एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं उस पे अगर हम बोहर की लाइन वाली थ्योरी, एटॉमिक स्पेक्ट्रम वाली थ्योरी को लगाने की कोशिश करें तो हमें करेक्ट स्पेक्ट्रम नहीं मिल पाता है. पहली लिमिटेशन तो फिर यहां पर हो गई कि हाइड्रोजन से ऊपर के एटम पे ये मॉडल फेल हो जाता है. Difficulty lies in the fact that each electron interact not only with the positive charge of nucleus but also with each other electron. यहाँ पर परेशानी मेनली इस वजह से आ रही थी कि अगर हम एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन कंसीडर कर लेते हैं, मान लो 2 कंसीडर कर लिया, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ तो इंटरेक्ट कर ही रहे होंगे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ भी इंटरेक्ट कर रहे होंगे, क्योंकि हम जानते हैं नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेगा. तो ये एक दूसरे के साथ भी इंटरेक्ट कर रहे होंगे. एंड बोहर ने अपने फॉर्मुलेशन में ऐसा कोई टर्म नहीं लिया था जिसमें इलेक्ट्रॉन के इंटरेक्शन के बारे में बात हो. तो जो बोहर का मॉडल है वो एक से ऊपर के इलेक्ट्रॉन वाले एटम्स में फेल हो जाता है. द फॉर्मुलेशन ऑफ बोहर मॉडल इन्वॉल्व इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन पॉजिटिव चार्ज, न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन. इट डज नॉट इंक्लूड इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन, इसलिए मल्टीपल इलेक्ट्रॉन वाले मॉडल्स पे फेल हो रहा है. While the Bohr model correctly predict the frequency of the light emitted by the hydrogenic atom, बोहर मॉडल ने बहुत करेक्ट कैलकुलेशन करी थी फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड. जब क्या हो रहे थे, इलेक्ट्रॉन एक स्टेट से दूसरी स्टेट पर ट्रांजिशन कर रहा था. द मॉडल इज अनेबल टू एक्सप्लेन द रिलेटिव इंटेंसिटी ऑफ द फ्रीक्वेंसी. इस फ्रीक्वेंसी की इंटेंसिटी के बारे में बोहर मॉडल ने कोई भी डिस्कशन नहीं करी थी, तो इंटेंसिटी पे भी फेल हो जाता है. इन एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन सम ऑफ द विजिबल फ्रीक्वेंसी हैव वीक इंटेंसिटी, और किसी के पास ज्यादा इंटेंसिटी होती है, उसके बारे में बोहर मॉडल ने कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दी थी, तो इसलिए ये मॉडल उस पॉइंट पे भी फेल हो जाता है. बोहर मॉडल इज अनेबल टू अकाउंट फॉर द इंटेंसिटी वेरिएशन. इंटेंसिटी वेरिएशन को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है. बोहर मॉडल प्रेजेंट एन एलिगेंट पिक्चर ऑफ एन एटम कैन नॉट बी जनरलाइज टू द कॉम्प्लेक्स एटम. जनरली जो इसकी प्रॉब्लम थी वो यही प्रॉब्लम थी कि इंटेंसिटी नहीं एक्सप्लेन कर पा रहा था एंड एक से ऊपर के इलेक्ट्रॉन वाले एटम को सही से प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहा था. इंटेंसिटी क्यों नहीं एक्सप्लेन कर पा रहा था? क्योंकि इसने फ्रीक्वेंसी के साथ इंटेंसिटी की कोई भी फॉर्मूला नहीं दिया था. एक से ऊपर के इलेक्ट्रॉन को इसलिए नहीं एक्सप्लेन कर पा रहे थे क्योंकि इनने जितने भी कैलकुलेशन करी थी उसमें सिंगल एटम से रिलेटेड करी थी. उनने इलेक्ट्रॉन रिपल्शन वाला कोई भी फैक्टर कंसीडर नहीं किया था. तो ये चैप्टर अब कंप्लीट हो जाता है. इस चैप्टर की अब हम एक क्विक समरी लेते हैं और फिनिश करते हैं. तो इस चैप्टर में हमने सबसे पहले तो पढ़ा जे थॉमसन के बारे में एंड इनके प्लम पुडिंग वाले मॉडल पे. फिर उसके बाद आते हैं रदरफोर्ड का अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट हमने पढ़ा. फिर उसके बाद आते हैं बोहर, जिसने रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ा एंड क्वांटम मैकेनिक्स के साथ मिक्स करके अपना बोहर मॉडल दिया. बट बोहर मॉडल का जो सेकंड पोस्टुलेट था उसको डी ब्रोगली ने एक्सप्लेन किया. ओके. बीच में हम रदरफोर्ड एंड बोहर के बीच में हम एटॉमिक स्पेक्ट्रम के बारे में भी डिस्कस करते हैं. एटॉमिक स्पेक्ट्रम को
रदरफोर्ड का मॉडल नहीं एक्सप्लेन कर पा रहा था, बट बोहर का मॉडल एक्सप्लेन कर पाया। बाल्बन ने इसके बारे में स्टडी करी थी। तो ये था अबाउट इस चैप्टर। इस चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं, एक तो यही है 1/λ इक्वल्स टू R। ओके, 1/, अब मैं NiNF लिख देती हूं, जहां पर N फाइनल जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन, जिस स्टेट पे इलेक्ट्रॉन आके गिर रहा है वो है। हमें एनर्जी का फॉर्मूला पता होना चाहिए कि 13.6 डिवाइडेड बाय n²। अगर आप एटॉमिक नंबर को भी कंसीडर कर लेते हैं तो Z के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, N के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जो रेडियस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है n² के। ओके, ये प्रोपोर्शनलिटी किसके होते हैं हमें मेनली ये पता होना चाहिए। इसके डेरिवेशन की हमें प्रैक्टिस करनी है। तो अगर आप इन चीजों पे कंसंट्रेट कर लेंगे, बोहर मॉडल के जो 3 पोस्टुलेट हैं उसको कंसीडर कर लेंगे। डी ब्रोगली ने जो एक्सप्लेनेशन दी थी स्टैंडिंग वेव वाली, उसके बारे में हमें इतना नहीं पता होना चाहिए, बस हमें ये पता होना चाहिए कि डी ब्रोगली ने सिंपली ये कहा कि इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, उनके पास वेव नेचर भी होता है एंड उसकी वेव नेचर की वजह से वो एक स्टैंडिंग वेव फॉर्म करते हैं, जिसकी वजह से डी ब्रोगली ने सेकंड पोस्टुलेट का एक्सप्लेनेशन दिया था। बस हमें ये पता होना चाहिए और डिटेल में हमें नहीं जाना है। रदरफोर्ड मॉडल पे मेनली क्वेश्चन आता है एंड मैंने कहा था कि इसके स्टूडेंट्स के नाम हमें जरूर याद रखने हैं, गाइगर एंड मार्टसन, बिकॉज पेपर में गाइगर एंड मार्टसन एक्सपेरिमेंट के नाम से भी पूछा जाता है। बोहर मॉडल पे हमें ध्यान देना है, स्पेक्ट्रल लाइन पे हमें ध्यान देना है। एंड इन्हीं टॉपिक्स के साथ ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। सो अब हम नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं, जिसमें हम न्यूक्लियस के बारे में और डिटेल में बात करेंगे एंड चैप्टर का नाम है न्यूक्लियाई। यहाँ पर ये टॉपिक कंप्लीट होता है। थैंक यू।